वेलकम बैक टू ज्ञानवर्सिटी। माय नेम इज़ कनिका और हम यहाँ आपको HP सेट लाइफ साइंसेस पेपर 2 की तैयारी करवा रहे हैं। स्टूडेंट्स, हम यूनिट बायोकेमिस्ट्री कर रहे थे, साथ ही साथ हमने यूनिट एवोल्यूशन लगाई हुई है। आज हमारा यूनिट बायोकेमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है, लास्ट लेक्चर है। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एंजाइम काइनेटिक्स स्टार्ट किया था, एंजाइम्स के बारे में पढ़ा था। आज उसका पार्ट 2 है, ठीक है। आज हम इनिबिटर्स को ख़त्म करेंगे। पहले वाले लेक्चर में हमने रिवर्सिबल इनिबिटर्स देखे थे, ठीक है। आज हम इरिवर्सिबल इनिबिटर्स देखेंगे, एलोस्टेरिक एंजाइम्स और आइसोजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे और इसी के साथ आज हम बायोकेमिस्ट्री यूनिट को टाटा बाय बाय बोलेंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक है। क्या क्या पढ़ेंगे? इरिवर्सिबल इनिबिशन, ठीक है, इसके टाइप्स, ठीक है। फिर एलोस्टेरिक एंजाइम्स, ठीक है, क्वांटिफायर, एक दो क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। फिर आइसो एंजाइम्स को करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। इनिबिशन में हमने क्या पढ़ा था? ये इनिबिटर्स वो होते हैं बेटा जो एंजाइम या फिर एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट नहीं बनाते। लेकिन इरिवर्सिबल इनिबिशन के केस में क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड्स बन जाती हैं इनहिबिटर या एंजाइम्स के साथ, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका प्रोडक्ट नहीं बन पाता है, ठीक है। और ये इरिवर्सिबल होती हैं, तो मतलब ये ज़्यादा खतरनाक है, ठीक है। 3 तरीके की होती है। एक है मैकेनिज्म बेस्ड इनिबिशन, जिसको हम सुसाइड इनिबिशन या कोरोशिज्म भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा है ग्रुप स्पेसिफिक कोवलेंट एजिंग, ठीक है। और तीसरा है बेटा सबस्ट्रेट एनालॉग, ठीक है। एक एक करके इसको हम समझते हैं। पहला है मैकेनिज्म बेस्ड आपकी इनिबिशन या सुसाइड इनिबिशन। इसको सुसाइड इनिबिशन क्यों बोलते हैं बेटा? इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, ये गलत बताया है, जो प्रोडक्ट होता है अगर वो बन जाए, वो खुद ही एंजाइम को क्या कर देता है, इनिबिट कर देता है, ठीक है। इट इज़ द इनिबिटर ऑफ एंजाइम। मतलब अगर प्रोडक्ट बन गया तो वो एंजाइम को इनिबिट कर देगा, एंजाइम के काम को ही खत्म कर देगा। एग्जाम्पल समझते हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है बेटा, हाइपोजेंथिन जेंथिन बनाता है और इसको कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम होता है दैट इज जेंथिन ऑक्सीडेज, ठीक है, जो मोलिब्डेनम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। जेंथिन फर्दर जो है बेटा यूरिक एसिड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और मतलब यूरिक एसिड बनाता है, और यूरिक एसिड अगर ज़्यादा बन जाए तो क्या है, वो क्या करता है, हमारी बॉडी में जॉइंट्स में डिपॉजिट होता है, जिसकी वजह से गाउट डिजीज़ होती है, जैसे हम गठिया बोलते हैं, ठीक है। लेकिन बेटा हाइपोजेंथिन का क्या है, एनालॉग होता है एलोप्यूरिनोल। अगर हम एलोप्यूरिनोल ऐसे पेशेंट्स को देते हैं, मतलब नॉर्मल कंडीशन में कि जेंथिन जो है फर्दर यूरिक एसिड में बनता है, ठीक है, तो हम एलोप्यूरिनोल देते हैं, वो हाइपोजेंथिन का क्या है, एनालॉग है। ये क्या करता है बेटा, ये जेंथिन ऑक्सीडेज को इनिबिट करता है। जेंथिन ऑक्सीडेज को इनिबिट करेगा तो आपका जेंथिन नहीं बनेगा, यूरिक एसिड नहीं बनेगा, और धीरे धीरे क्या होगा, आपका यूरिक एसिड डिपोजिशन कम हो जाएगा, गाउट डिजीज जो आपकी ठीक हो जाएगी। पहली चीज़ ये एलोप्यूरिनोल भी क्या बनाता है, एलोजेंथिन, और ये एलोजेंथिन भी जेंथिन ऑक्सीडेज को क्या करता है, इनिबिट करता है। तो मतलब एलोप्यूरिनोल और एलोजेंथिन जो किससे बना, एलोप्यूरिनोल से, इन दोनों को क्या करता है, फर्दर इनिबिट करता है। मतलब क्या बना, जो एलोप्यूरिनोल से इस सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट एलोजेंथिन बना, इसी ने खुद के एंजाइम को इनिबिट कर दिया, ठीक है। आई होप आपको इस एग्जांपल से ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, 2-3 चीज़ें। मैकेनिज्म बेस्ड इनिबिटर्स आर पोटेंट बिकॉज दे हाईजैक द एंजाइम्स ओन कैटालिटिक मैकेनिज्म। ये क्या करते हैं, एंजाइम की कैटालिसिस की जो उसकी मैकेनिज्म है उसको हाईजैक कर लेते हैं, इसीलिए इसको मैकेनिज्म बोलते हैं। मतलब एंजाइम का काम ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। टू फॉर्म अ स्टेबल कोवलेंट, जो एक कोवलेंट परमानेंट बॉन्ड बनाता है और एंजाइम को परमानेंटली इनएक्टिव कर देता है, ठीक है। सो थिंक ऑफ इट एज अ एंजाइम कमिटिंग सुसाइड बाय प्रोसेसिंग इट्स इनिबिटर। तो इसीलिए इसको सुसाइड इनिबिशन बोला जाता है कि खुद का ही उसका प्रोडक्ट उसी को इनिबिट कर दे रहा है, उसी का सुसाइड करवा दे रहा है, ठीक है। चलिए और इसमें 2-3 एग्जांपल हम समझते हैं, ठीक है। सुसाइड इनिबिटर्स, ठीक है, मोर क्लिनिकल। पेनिसिलिन को देख लेते हैं, ठीक है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। जब ये ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के साथ बाइंड करती है तो वो ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम का काम खत्म कर देती है। ये पेनिसिलोइड ट्रांसपेप्टाइडेज जो कॉम्प्लेक्स है उसको क्या कर देती है, बनाती है और उसका काम को ख़त्म कर देती है, ठीक है। ये क्या करती है, जनरली सीरीन रेजिड्यूज पे बाइंड करती है और स्टेबल ईस्टर बॉन्ड बनती है, जिसकी वजह से जो पेनिसिलिन है अब बाइंड कर गया। और हमारा जनरली पेनिसिलिन का क्या काम होता है, पेनिसिलिन एज एन एंटीबायोटिक, वो बैक्टीरियल सेल्स वगैरह को ख़त्म करती है, ठीक है, बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। अब ये खुद एक बाइंड हो गया है किसी एंजाइम के साथ, तो ये क्या करेगा, ये बैक्टीरिया सेल्स की सेल वॉल पे जो पेप्टिडोग्लाइकन है उससे बाइंड ही नहीं करेगा, तो बैक्टीरिया को मारेगा ही नहीं, ठीक है। एक ये इसका है। दूसरा है बेटा पार्किंसंस की ट्रीटमेंट में, ठीक है। पार्किंसंस आपको पता है, इसमें क्या होता है, हमारी नर्व सेल्स जो है बेटा वो डीजनरेट होना चालू हो जाते हैं और धीरे धीरे ह्यूमंस का अपनी बॉडी से कंट्रोल खत्म हो जाता है। नॉर्मल कंडीशन में एन डाई मिथाइल
प्रोपैलेगायमीन जो है बेटा वो मोनोअमीन ऑक्सीडेज को क्या करता है, इनिबिट करता है। और ये मोनोअमीन, अब इस मोनोअमीन ऑक्सीडेज एंजाइम का थोड़ा सा काम समझते हैं नॉर्मल कंडीशन में। डोपामिन और सीरोटोनिन जो हैप्पी हार्मोन्स है वो क्या करते हैं, मोनोअमीन ऑक्सीडेज की डिग्रेडेशन करते हैं, इन्हें कम करते हैं। और इसकी वजह से ये दोनों न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इसकी डिग्रेडेशन होने से क्या होता है कि और जितने भी ये न्यूरोट्रांसमीटर्स कम होते हैं और आपका डिप्रेशन लेवल बढ़ता है पार्किंसंस में, ठीक है। ऐसा क्या मतलब कि इसकी वजह से क्या है, मोनोअमीन ऑक्सीडेज ये काम करता है, ठीक है। लेकिन अगर मैं एन मिथाइल डाईमिथाइल प्रोपैलेगायमीन दूँ, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इसको क्या कर देगा, इसको इनिबिट कर देगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मोनोअमीन ऑक्सीडेज को इनिबिट करेंगे जिसकी वजह से आपको डिप्रेशन ना हो और पार्किंसंस डिजीज ना हो, ठीक है। ऐसे इस पे काम करता है। तीसरा जो इसका चौथा एग्जाम्पल है बेटा दैट इज, अच्छा आपने एग्जाम्पल्स याद रखने बेटा, डायरेक्ट एग्जाम्पल्स आते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। DFMO या जिसको हम अल्फा डाईफ्लोरोमिथाइल ऑर्निथिन बोलते हैं या ईफ्लोरेथिन बोलते हैं, ठीक है, ये क्या करता है, ये ऑर्निथिन डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम को क्या कर देता है, इससे बाइंड करता है, इस एंजाइम को इनिबिट करता है पैरासाइट्स में। और इसकी वजह से ये बेटा अफ्रीकन ट्रिप्नोसोमानियासिस करके जो बीमारी है, ठीक है, जिसको हम अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस बोलते हैं, उसको ये ट्रीट करता है, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में जब ये एंजाइम होगा तो आपका ट्रिपैनोसोमाइसिस ज़्यादा होगा, मतलब स्लीपिंग सिकनेस ज़्यादा होगी। इसके DFMO के प्रेजेंस में ये एंजाइम आपका काम नहीं करता है, जिसकी वजह से हम ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड टाइप, दैट इज ग्रुप स्पेसिफिक कोवलेंट मॉडिफाइंग एजेंट। इसका नॉर्मल मैं आपको बता देती हूँ। इसमें क्या है बेटा, एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है, कैटालिटिक साइट है, वही मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। होता क्या है कि या तो सीरीन के OH रेजिड्यू, सीरीन रेजिड्यू जो एक्टिव साइट पे सीरीन रेजिड्यू, उसका OH रेजिड्यू मॉडिफाई हो जाएगा, या सिस्टीन का जो S रेजिड्यू है, सल्फर रेजिड्यू है वो, या फिर हिस्टिडीन का अमाइडोजोल जो रेजिड्यू है वो क्या हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। समझते हैं कैसे कैसे ये काम करते हैं। पहला है डिफ, ठीक है, डिफ या डाई आइसोप्रोपाइल फ्लोरोफॉस्फेट, नर्व गैस जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, सीरीन का OH वाला जो पार्ट है उसको मॉडिफाई कर देता है, जिसकी वजह से इट टारगेट्स एसिटाइल कोलामीन, ठीक है, जो साइनेप्टिक जंक्शन में हमारे प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो टारगेट आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है, और जिसकी वजह से आपका एसिटाइल कोलामीन जो है प्रॉपर काम नहीं करता है, सीरीन प्रोटीएज एंजाइम है ये, ठीक है। दूसरा है ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड, जैसे कि पैराथियोन, मैलाथियोन, ये इनके एग्जाम्पल्स हैं। ये भी एसिटाइल कोलिनामीन को क्या करते हैं, इनिबिट करते हैं, उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, और किस पे करेंगे, या तो सीरीन या तो SH या तो इस पे, ठीक है, ये याद रखना। फिर आता है बेटा एंटाब्यूज या डाइसल्फिराइन, ये अल्कोहल को, जो अल्कोहलिज्म है बेटा, जो दारू पीते हैं उन लोगों के ट्रीटमेंट में हेल्प करता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, इथेनॉल से बेटा मेरा एसिटाल्डिहाइड बनता है, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड बनता है, और एसिटाल्डिहाइड से मेरा फर्दर क्या होता है, अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम काम करता है, जो वाटर और ये बनाता है, ठीक है। ऐसा होता है कि जितनी देर आप इथेनॉल लेंगे, दारू पीएंगे, थोड़ी देर बाद एसिटाल्डिहाइड बनता है, और थोड़ी देर बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन के बॉडी से फ्लश आउट हो जाता है, ठीक है, आपके सिस्टम से बाहर निकल जाता है। लेकिन जब हम एंटाब्यूज और डाइसल्फिराइन नाम के आपको ट्रीटमेंट में आपको मेडिसिन देंगे, ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स देंगे, तो वो क्या करता है, वो इस प्रोसेस को, ठीक है, जहाँ इस प्रोसेस को जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनने की प्रोसेस है, इसको इनिबिट करता है। इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में एसिटाल्डिहाइड एक्यूमुलेट होता है, बनता रहता है, जिसकी वजह से जो पेशेंट है उसको क्या है, कम अर्ज होती है अल्कोहल कंजप्शन की, क्योंकि वो फ्लश आउट नहीं हो रहा है, बॉडी के बाहर टूट के नहीं जा रहा है, एसिटाल्डिहाइड की फॉर्म में बॉडी में बैठा है। तो जैसे ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं उनको दारू पीने की अर्ज कम होती है, ठीक है। थर्ड जो है हमारा टाइप ऑफ रिवर्सिबल, दैट इज बेटा सबस्ट्रेट एनालॉग्स, ठीक है। 3 इसमें पढ़ेंगे बेटा, आपने बेटा ये एनालॉग्स याद रखने, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। पहला है जिडुविडिन AZD, ठीक है, ये किसका एनालॉग है, ये है डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, जितने भी राइबोजेस हैं, चाहे आपका ATP है, ठीक है, जो आपके न्यूक्लियोटाइड बनाने के जो आपके डाईडिऑक्सीज हैं, ठीक है, DNTPs जो आप होते हैं बेटा, उनका ये एनालॉग है, उनकी जगह पे ये बाइंड करेगा, ठीक है, और परमानेंट बॉन्ड्स बनाएगा। 5-फ्लोरोयूरेसिल पहले भी पढ़ा है, ये डायूरेसिल यूरेसिल मोनोफॉस्फेट का क्या है, एनालॉग है। फिर आता है सेक्वेनाविर और रिटोनाविर, बेटा ये एंटीवायरल ड्रग्स हैं दोनों, याद रखना। और ये ट्रांजिशन स्टेट एनालॉग्स ऑफ HIV प्रोटीज, जो HIV, ठीक
ठीक है, HIV वायरस है, उसका प्रोटीएज एंजाइम जो है, ठीक है, उसको ट्रांजिशन स्टेट में उसके एनालॉग्स हैं, ठीक है। मैकेनिज्म क्या है, दिस एंजाइम इज रिक्वायर्ड टू प्रोसेस लार्ज HIV पॉलीप्रोटीन प्रिकर्सर इन ऑर्डर टू रिलीज वायरल पार्टिकल्स, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये जो आपको एंजाइम होता है, ये जो HIV प्रोटीएज एंजाइम होता है बेटा, जो HIV आपको पता है हमारे जो वायरस होते हैं उनका प्रोटीन का कैप होता है, तो उसका जो प्रोटीन वाला हिस्सा है उसके प्रिकर्सर में हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन जब हम सेक्वेनिवर या रिटोनेवर डालेंगे तो ये प्रोटीज एंजाइम को होल्ड कर देगा, जिसकी वजह से पॉलीप्रोटीन की क्या होगी, प्रॉपर मॉडिफिकेशन नहीं होंगी, चेंजेस नहीं होंगे और वायरल पार्टिकल्स नहीं बनेंगे। तो ठीक है, काइंड ऑफ ये HIV पार्टिकल्स को क्या करता है, HIV ट्रीटमेंट में हेल्प करवाता है। तो सेक्यूनेविर और रिटोनेविर क्या कर रहा है बेटा, ये आपके HIV ट्रीटमेंट में हेल्प करवा रहा है, और किसका एनालॉग है, HIV प्रोटीएज एंजाइम का। चलिए कुछ और हमारे, ठीक है, ऐसे टारगेट एंजाइम्स हैं, ठीक है, इन्हें पढ़ लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। 5-फ्लोरोयूरेसिल किसका एनालॉग है बेटा, DOMP का, डाईडिऑक्सी यूरेसिल मोनोफॉस्फेट का, ठीक है। किस एंजाइम को ये टारगेट करता है बेटा, थाइमिडाइल सिंथेटेज, याद करना पड़ेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। और इसको मेडिसिन में कहाँ करते हैं, एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट, ठीक है। और मैकेनिज्म क्या है, इनिबिट थाइमिडीन सिंथेसिस, थाइमिडीन को नहीं बनाने देता है। फिर आता है पारग्लाइलिन, ठीक है, ये कोवलेंट मॉडिफायर है, ये करता है माओ को, दैट इज मोनोमीन ऑक्सीडेज, उसको इनिबिट करता है। ये एंटी हाइपर सेंसिटिव एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है, और इसका कोई मैकेनिज्म अभी पता नहीं है। तीसरा है एस्पिरिन, जो हम खाते हैं बेटा, कोवलेंट मॉडिफायर है, कॉक्स को ये करता है, कॉक्स की सीरीन की OH साइड पे करता है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी काम करता है और इनिबिट करता है थ्रोम्बेक्सिन एंटी कोगुलेटरी एंड प्रोस्टाग्लैंडिन एंटी इन्फ्लेमेटरी, ठीक है। आपको पता है ना, हम जनरली एस्पिरिन कब लेते हैं, ब्लड को पतला करने के लिए, तो कोगुलेशन, ठीक है, उसको जो थ्रोम्बेक्सिन और प्रोस्टाग्लैंडिन को वो करता है। फिर आता है बेटा आपका लोवास्टैटिन, ये भी कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, ये कोवलेंट मॉडिफायर कौन सा है, जो इरिवर्सिबल है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव इनिबिटर क्या है, रिवर्सिबल है। ये किसका टारगेट साइट है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, HMG कोए रिडक्टेज का, और ये कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है, ठीक है। इसका भी मैकेनिज्म अभी पता नहीं। इथेनॉल भी बेटा आपका कॉम्पिटिटिव इनिबिटर है, एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इसका टारगेट एंजाइम है, एंटीडोट फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल, एंटीफ्रीज की तरह। और मिथेनॉल जो वुड एल्कोहल है, उसको जो है उसमें हम जो है जब हम पी लेते हैं उसकी ट्रीटमेंट में लिए करता है, और यूज़ एट फ्रीजिंग टेम्परेचर के टाइम पे हेल्प करता है, ठीक है। एंटीडोट फॉर इथाइलिन ग्लाइकोल, एंटीफ्रीज के साथ ही काम करता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इसके थेरेप्यूटिक आपने याद रखने हैं, टारगेट एंजाइम और कौन सी इनिबिटर क्लास है वो याद रखनी है। चलिए अब आते हैं बेटा हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एलोस्टेरिक एंजाइम्स, ठीक है। एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्या है, वैसे एंजाइम जिनकी बेटा रेगुलेशन पॉसिबल है, ठीक है, जिनको हम रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैकेलिस याद रखना, मैकेलिस मेंटल इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन रेगुलेटर प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये अपनी एक्टिविटी जो है परफॉर्म करते हैं, समझते हैं। दो तरीके के होते हैं एलोस्टेरिक एंजाइम, मॉड्यूलेटर्स बोल देते हैं, क्यों, क्योंकि हम इसको रेगुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। पहला टाइप है हेटेरोट्रॉफिक और दूसरा टाइप है होमोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक क्या है कि उसका एक रेगुलेटर रीजन है, ठीक है, वो अलग से किसी और टाइप पे और सबस्ट्रेट बाइंडिंग कहीं और है। होमोट्रॉफिक क्या है, जिसमें सबस्ट्रेट बाइंडिंग और रेगुलेटर रीजन एक ही है, ठीक है। इनएक्टिव स्टेट में क्या होता है, जो आपका बेटा एंजाइम का कैटालिटिक C4 जो कैटालिटिक एरिया है, ठीक है, जहाँ से वो एक्टिव करेगा वहाँ पे रेगुलेटर बाइंड करता है और उसको इनएक्टिव स्टेट में रखता है। जब आपका रेगुलेटर हटता है तभी आपकी वो एक्टिव होगा, ठीक है। कैसे होगा, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है, हमने ग्लाइकोलिसिस किया है, वहाँ पे हमने फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम पढ़ा था, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा था, सेकंड स्टेप था फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज, जिसमें हमारा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बन रहा था, ठीक है। और उसमें क्या बोला था कि ये इसका रेगुलेटरी स्टेप है। रेगुलेटरी स्टेप क्या होता है, इनिबिशन स्टेट में जब हमें अपनी ग्लाइकोलिसिस को रोकना है, जब हमारा ATP ज़्यादा होता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस का काम क्या है, ATP बना। जब ATP ऑलरेडी खूब पड़ा हुआ तो हमें ग्लाइकोलिसिस करने की ज़रूरत नहीं है, तो ATP इस रेगुलेटरी साइट, ये जो R साइट है, यहाँ पे आके बाइंड कर देता है। और जब ये बाइंड करता है, ठीक है, तो वो जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो उसका टारगेट साइट है, ठीक है, जहाँ से उसने फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट बनाना है, ठीक है, तो उसको बाइंड नहीं करने देता है। ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट को बाइंड नहीं करने देता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इनिबिट रहता है और हमारी ग्लाइकोलिसिस नहीं होती। लेकिन जब मेरा ATP कम है,
ATP कम है और ADP ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये रेगुलेटर से बाइंड करेगा, और जैसे ये बाइंड करेगा ये सबस्ट्रेट फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट को बोलेगा कि बाइंड करो। मैग्नीशियम पे डिपेंडेंट होता है क्योंकि काइनेज एंजाइम यहाँ पे काम करता है, ठीक है। काइनेज एंजाइम और मैग्नीशियम डिपेंडेंट है, मैग्नीशियम इसका कोफैक्टर है, बाइंड करता है और फिर जो है वो जो है अदर फर्दर नेक्स्ट स्टेप जो थर्ड स्टेप है जिसमें फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनता है वो बनता है और एक्टिवेटर करता है। इस तरीके से आपके एलोस्टेरिक एंजाइम्स जो है काम करते हैं। आई होप आपको एलोस्टेरिक एंजाइम्स क्लियर होंगे। एक दो पॉइंट इसमें और है बेटा, ये फीडबैक रेगुलेशन शो करते हैं। वही बात है, अगर प्रोडक्ट ज़्यादा है तो जो क्या है हमारा आपकी स्टेप या एंजाइम एक्टिविटी कम हो जाएगी, प्रोडक्ट कम है तो एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और एक से ज़्यादा साइट होती हैं, और याद रखना नॉर्मल एंजाइम से ये थोड़े से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं बेटा एंजाइम कैनेटिक्स को थोड़ा सा समझते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ हमारे फार्मूलाज हैं बेटा, आपने ये पढ़ने हैं, ये फार्मूलाज पे क्वेश्चन आ जाते हैं, लर्न हो जाएगा, वेल एंड गुड है, अदरवाइज फार्मूला एक बार देख लेना आपको इजी हो जाएगा। पहला है बेटा फ्रैक्शनल सैचुरेशन। फ्रैक्शनल सैचुरेशन क्या है कि अमाउंट एंजाइम बाउंड टू सबस्ट्रेट, कि कितना ES बाउंड किया है ओवर टोटल अमाउंट ऑफ एंजाइम ET, ठीक है। टोटल कितना एंजाइम और कितना एंजाइम फ्रैक्शनल सैचुरेशन, टोटल कितना एंजाइम था, कितना हमारा बाइंड है इस टाइम सबस्ट्रेट से, वो बेटा आपका फ्रैक्शनल सैचुरेशन है। इसको हम V0/Vmax की तरह भी लिखते हैं, ये भी इसका फॉर्मूला है, या S/Km+S भी लिखते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो इस फॉर्मूले को आप याद रख लेना, इन तीनों को आप याद कर लेना, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तीसरा है बेटा रेट एंड मैक्सिमल रेट इन टर्म्स ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन। अगर मैं रेट एंजाइम की उसमें बोलूँ तो V0 का जो फॉर्मूला होता है दैट इज Kcat इंटू E/S, मतलब कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट्स के साथ बाइंड कर रहा है, और Vmax होता है बेटा Kcat, मतलब कैटालिटिक एंजाइम कितना काम कर रहा है मल्टीप्लाई बाय E टोटल, मतलब कितना एंजाइम टोटल है, ठीक है। अगर मैं कैटालिटिक कांस्टेंट की बात करूं तो Kcat क्या है बेटा, ये हमारा कैटालिटिक कांस्टेंट है, ठीक है, और ये टर्नओवर नंबर है। Kcat की जो वैल्यू होती है बेटा दैट इज Vmax/अपॉन टोटल एंजाइम, याद रखना, ठीक है। और कैटालिटिक एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज Kcat, मतलब कैटालिटिक कांस्टेंट अपॉन Km, ठीक है, दैट इज कंसंट्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा कैटालिटिक एफिशिएंसी याद रखना मेजर्स ओवरऑल एंजाइम, और जो ये जो कैटालिटिक एफिशिएंसी है मेजर करती है कि एंजाइम की परफॉर्मेंस कैसी है, स्पीड कैसी है, मतलब स्पीड और एफिनिटी, ठीक है। याद रखना बेटा जो कैटालिटिक कांस्टेंट है ना, ये बताता है कि सबस्ट्रेट से जो प्रोडक्ट है बेटा पर यूनिट टाइम कितने टाइम में बना, ये स्पीड को हेल्प करता है, ठीक है। तो ये 4 बेटा आपके फॉर्मूले हैं, ये याद रखना, यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक सॉल्व करके देखते हैं। फॉर अ गिवन एंजाइम कैटालिटिक रिएक्शन, एक रिएक्शन है, ठीक है, मैकलिस कांस्टेंट इतना है। मैकलिस कांस्टेंट क्या होता है, Km मेरा 0.6 मिलीमोलर है, और सबस्ट्रेट की जो कंसंट्रेशन है वो इतनी है, 1 मिलीमोलर है। व्हाट इज़ द फ्रैक्शनल सैचुरेशन, फ्रैक्शनल सैचुरेशन कितनी है। फ्रैक्शनल सैचुरेशन का ये वाला फॉर्मूला उठाएंगे क्योंकि S भी गिवन है, Km जब डालेंगे तो S इज 1 दिस 1/16 ऐड करेंगे, ये करेंगे तो एंड में सॉल्व करके आंसर आपका ये आ जाएगा। क्योंकि परसेंटेज में मांगा है मल्टीप्लाई बाय 100 इट विल बी 62.5, ठीक है। डायरेक्ट आपने वैल्यूज़ डालनी है, क्वेश्चन ईजी है, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। अ एंजाइम विद Km गिवन है इज यूज टू कैटलाइज अ रिएक्शन, एक रिएक्शन को कैटलाइज करने में हमने जो है हेल्प किया है, ठीक है। इफ Vmax ऑफ द रिएक्शन इज इतनी, Vmax इतनी है, ठीक है, एट व्हाट सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, ठीक है, विल द वेलोसिटी रीच, और किस सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, मतलब आपने सबस्ट्रेट निकालना है, विल द वेलोसिटी रीच की वेलोसिटी जो है V0 है बेटा 1/4 होगी, मतलब कि 1/4 होगी Vmax की, ठीक है। तो आपने डायरेक्ट निकाल लेना है, Vmax मेरा 200 है, ठीक है, 1/4 करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो मुझे ये निकालना है कि 50 मिलीमोलर पे, ठीक है, पर सेकेंड, मिलीमोलर पर सेकेंड, मतलब इतने Vmax पे मेरा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितनी होगी, ठीक है। स्टेप 1 पे क्या करेंगे, यही मैं आपको सॉल्व करा देती हूँ, ठीक है। मुझे पता है V0 इज इक्वल टू Vmax, ठीक है, इंटू S अपॉन दैट इज Km+S, ठीक है। V0 मैंने यहाँ निकाल दिया, ठीक है, V0 आ गया, वेलोसिटी मेरी आ गई दैट इज 50 निकाल दी मैंने अपनी, ठीक है, 1/4 निकाल दी। Vmax मुझे पता है, ठीक है, Vmax मेरा 200 है, ठीक है, S मुझे पता नहीं है, ठीक है, S मुझे पता नहीं है अपॉन, ठीक है, Km मुझे पता है 0.5 + S, ठीक है, ऐसे कर दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, मेरा ये 50 है, ठीक है, तो अब मैं थर्ड स्टेप एक हो गया, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, ये हो गया मेरा बेटा अच्छा कहाँ थे 51/4, ठीक है। और अब मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है, अब मैं इस कंडीशन को ऐसे लिख सकती हूँ 1/4, ठीक है,
बिकॉज अगर मैं इसको चेंज करूँ 200/50, ठीक है, s अपॉन 0.5 प्लस एस, मतलब मेरा 200 इधर चला गया, ठीक है, और यहाँ चला गया, तो मेरा क्या वैल्यू आ जाएगी, तो ये बन जाएगा 1/4, ठीक है। तो मेरा बेटा 1/4, ठीक है, अब मैं इसको कैसे लिखूँगी, ठीक है, यहाँ पे आ गया मेरा 1/4 इज इक्वल टू एस, ठीक है, डिवाइड कर दिया मैंने वी मैक्स के साथ, ठीक है, टोटल मैंने इसको डिवाइड कर दिया s अपॉन 0.5 प्लस एस, ठीक है। अब मैं ऐसे करूँगी, वो ऊपर चला जाएगा, 0.5 प्लस एस इधर आ जाएगा और मेरा ये 4s बन जाएगा, ठीक है। 0.5 मेरा इधर रह जाएगा और मैं 4s यहाँ से s को इधर ले जाऊँगी -s, ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा 0.5 इज इक्वल टू 3s, ठीक है। अब मैंने s की वैल्यू निकाल लेनी है, दैट इज़ 0.5/3, ठीक है। जब मैं 0.5/3 डालूंगी तो वैल्यू विल बी 1.66 या अप्रॉक्सीमेट 0.7 मिलीमोलर, ऐसे मेरी वैल्यू आ जानी है, ठीक है। स्टेप आप एक बार देखते जाएंगे, मैंने आपको बताया ईजी बेसिक मैथमेटिक्स से आपका आंसर निकल जाएगा। चलिए ठीक है, अब आते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, ठीक है, दैट इज़ आइसोएंजाइम। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्पल्स पे से क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेम एंजाइम सेम इफेक्ट बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज, सेम ही एंजाइम है बेटा, वही एंजाइम है, ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर भी सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट है, अलग अलग फिजियोलॉजिकल कंडीशन या अलग अलग ऑर्गन्स या टिश्यूज़ पे काम करते हैं, ठीक है। क्या कारण है इसका, कारण याद रखना, डायरेक्ट कारण आ जाता है, बिकॉज बेटा डिफरेंस इन स्प्लाइसिंग ऑफ mRNA, अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग। हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करेंगे ना बेटा, तब हम देखेंगे कि हमारा mRNA जब बनता है, प्री mRNA बनता है, उसकी स्प्लाइसिंग होती है, उसमें से एक्सॉन्स निकलते हैं, इंट्रॉन्स को हम जोड़ते हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है कि हो सकता है इसको कटते हैं, स्प्लाइसिंग इज काटना, ए सी के साथ बाइंड कर जाता है, ए बी सी अलग रहता है, ए सी अलग रहता है, ठीक है। दो वेरिएंट्स आ गए, मतलब एक ही एंजाइम के, एक ही प्रोटीन के अलग अलग वेरिएंट है, ठीक है। तो स्ट्रक्चरली दे आर बेसिकली, जो उनका पेरेंट है, जो बेसिक कोर है वो सेम है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है, ठीक है। इन वेरिएशन में क्या होता है, कईयों में हम एक्सोन्स को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, और रिजल्ट क्या होता है, जिसकी वजह से आपकी साइट बदल जाती है, ऑर्गन्स या टिश्यूज़ बदल जाते हैं, फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ इन एंजाइम्स की बदल जाती हैं, ठीक है। वेरिएशन इन टिश्यू एक्सप्रेशन, अलग अलग टिश्यूज़ में एक्सप्रेस करेंगे, वेरिएशंस इन सब यूनिट, कुछ सब यूनिट्स अलग होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेटिक अलग, इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ भी अलग होंगी, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, एग्जाम्पल से ज़्यादा बेटर समझ आएगा। पहला केस स्टडी पढ़ते हैं, दैट इज़ LDH, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। 5 तरीके के आइसोएंजाइम्स उसके होते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है। जो LD1 और 2 है ना बेटा, वो हार्ट और RBCs में होता है, और ये बहुत लीस्ट एक्टिव होता है, मतलब बहुत कम होगा, बहुत कम कंडीशन में हार्ट और RBCs में देखने को मिलेगा। वही जो इसका 5th वेरिएंट है बेटा, वो मसल्स में होता है और बहुत एक्टिव होता है। यही क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड बनाता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन पढ़ी है ना हमने, ठीक है, लैक्टिक एसिड यही बनाता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और यही एंजाइम अगर हार्ट में काम कर रहा है तो इट विल बी उसका वेरिएंट 1 या फिर वेरिएंट 2, ठीक है। और याद रखना, अगर हार्ट में है, क्योंकि लीस्ट एक्टिव है, बहुत कम होता है, अगर हार्ट में आपको LDH1 मिल रहा है तो समझ लीजिए मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, हार्ट में कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल इज योर CPK की, दैट इज क्रिएटिनाइन फॉस्फोकाइनेज एंजाइम। ये हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट लिवर एंड किडनी, ठीक है। और इसका क्या है बेटा, इसकी जो सेकंड फॉर्म है CPK2, जो 2 फॉर्म है बेटा, ये बेटा इंडिकेटर है, ये भी मायोकार्डियल इन्फेक्शन का इंडिकेटर है, ठीक है। अगर ये हमारे हार्ट में आपको मिल गया तो समझ लेना 2 प्रेजेंट है, तो समझ लेना हार्ट में मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, कुछ ना कुछ दिक्कत है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि CPK2, एक चीज़ याद रखना, ये वाला इज़ बेटर इंडिकेटर देन LDH1, ठीक है। LDH से ज़्यादा बेटर इंडिकेटर होता है क्रिएटिनाइन फॉस्फोकाइनेज, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल आइसोएंजाइम का है अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। इसके 2 एंजाइम्स हैं, ठीक है, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। 2 है, एक है अल्फा बीटा 1 और एक है अल्फा बीटा 2। जो अल्फा बीटा 1 है ना बेटा, जो यूरोपियन पॉपुलेशन होती है, इनमें बड़ा कॉमन होता है, ठीक है। ये गलत बता दिया, ये इसके वो है यूरोपियन पॉपुलेशन। आपको पता है ना, यूरोपियन लोग बड़ा दारू पीते हैं, वाइन बहुत पीते हैं, लेकिन फिर भी उनको चढ़ती नहीं है। हम जैसे जो हम ओरिएंटल पीपल हैं, ठीक है, हम जैसे लोग, क्योंकि हमें बेटा अल्फा बीटा 2 वाला अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज क्या करता है, अल्कोहल को ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है, CO2 और वाटर, अभी पढ़ के हटे हैं थोड़ी देर पहले, है ना, ठीक है। तो क्या होता है, यूरोपियन पॉपुलेशन में इसका बेटा बीटा 1 फॉर्म होती है, जो क्या करता है बेटा, फ्लशिंग ऑफ स्किन, ठीक है, फ्लशिंग ऑफ स्किन। उनकी स्किन को ये जो वाइन है या जो अल्कोहल है बेटा ज़्यादा ग्लोई दिखाती है, और इस एक सिंगल फॉर्म की वजह से, वेरिएंट इस आइसोएंजाइम की वजह से फ्लशिंग ऑफ, उनकी स्किन रेड ज़्यादा होती है, ब्राइटनेस ज़्यादा होती है, ग्लो ज़्यादा होती है। पर इसकी वजह से, ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है, इसलिए यूरोपियन पॉपुलेशन में टेकिकार्डिया भी होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बीटा 1। टेकिकार्डिया क्या होता है कि उनका हार्ट बीट रेट हमसे ज़्यादा होगा,
ठीक है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस टाइप ऑफ आइसोएंजाइम ऑफ अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, और जो क्या करता है, इरेगुलर हार्ट बीट करता है। ठीक है, फिर हमारा चौथा एंजाइम है बेटा, ये आपने याद रखना है। और ओरिएंटल पॉपुलेशन में हम होते हैं, हम में कोई फ्लशिंग ऑफ स्किन नहीं होती, हमें कोई टैकीकार्डिया, इरेगुलर हार्ट बीट नहीं होती, हमें नॉर्मल होती है और हमें दारू अच्छी खासी चढ़ती है। ठीक है, चौथा एग्जाम्पल है डेट इज एल्कलाइन फॉस्फेटेज। इसके भी बेटा 5 आइसोएंजाइम है। चलिए एंड में बेटा कुछ आइसोएंजाइम और उनसे कौन कौन सी बीमारी का ये इंडिकेटर की तरह है, मतलब इंडिकेटर की तरह हो रहा है ना, कि कुछ एंजाइम्स है वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गन पे दिख रहे हैं और तब वो बता देंगे कोई डिजीज़ का कारण है। ये बेटा ये भी आपने टेबल लर्न कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। पहला है SGPT, सीरम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांसएमिनेस। बेटा ये कहाँ है, SGPT लिवर में होता है, लिवर डिजीज़ बताता है। ठीक है, एसगॉट, ठीक है, एसगॉट इज सीरम ग्लूटामेट ऑक्सालो एसिटेट ट्रांसएमिनेस। ट्रांसएमिनेस जहाँ एंजाइम आ रहा है, ग्लूटामेट आ रहा है, हमें पता है किसका काम हो रहा है बेटा, अमाइनो एसिड के मेटाबॉलिज्म की बात हो रही है। हम पिछले लेक्चर में अमाइनो एसिड्स करके देखे, हमने पढ़े हैं वहाँ ट्रांसएमिनेस एंजाइम्स हमने देखे। ये बताता है बेटा एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन की, हार्ट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है। CPK2 अभी पढ़ के हटे, एक्यूट मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन, मसल डिसऑर्डर्स और हाइपोक्लेमिया या हाइपोथायरॉयडिज्म में भी ये आपको ज़्यादा दिखता है। एल्कलाइन फॉस्फेटेज, ठीक है, ये वाला जो आइसोएंजाइम है बेटा, ये रिकेट्स, हॉकिंस डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस इसमें दिखेगा। LDH1 मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, एल्डोलेज एंजाइम बेटा मसल डिस्ट्रॉफी में आपको ज़्यादा ये डिटेक्ट होगा। एसिड फॉस्फेटेज ये प्रोस्टेट कैंसर में ज़्यादा आपको दिखेगा। अमाइलिस ये एक्यूट पेनक्रियाटिस में दिखेगा। ठीक है, ये चीज़ बेटा याद रखना है आपने, और यहाँ पे हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया। ठीक है, तो जितना हमने पढ़ा आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब इसका एक बार रिव्यू कर लेते हैं। इनिबिटर्स पढ़े बेटा, सुसाइड, कोरिज्म, ठीक है, एल्यूप्रिनरोल उसमें पढ़ा, ग्रुप स्पेसिफिक डिफ पढ़ा, उसमें AZT एनालॉग्स पढ़े। परमानेंट क्या कर देते हैं, एंजाइम के फंक्शन को परमानेंट शट डाउन कर देते हैं कोवलेंट बॉन्ड बना के। रेगुलेशन में हमने क्या पढ़ा कि एलोस्टेरिक एंजाइम्स पढ़े बेटा, वो हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, होमोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, और ये मैकेलिस मेंटन इक्वेशन को फॉलो नहीं करते हैं। हमने फ्रैक्शनल सैचुरेशन के फॉर्मूला देखा, कैटालिटिक एफिशिएंसी का देखा बेटा। अच्छा याद रखना, कैटालिटिक एफिशिएंसी का भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, ठीक है, आपको दिया होगा सब कुछ, आपने निकालना है। ठीक है, डायग्नोस्टिक्स में हमने देखा आइसोएंजाइम्स का एग्जाम्पल्स, LDK, CPK, SGPT, ठीक है, और डिजीज़ कौन कौन सी डिजीज़ को कि वो क्या है सेंसर्स हैं बताते हैं कि बीमारी हो रही है, वो हमने देखा। ठीक है, तो एंड में 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्यूरेटली डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ क्रोशिज्म। क्रोशिज्म क्या है, सुसाइड मैकेनिज्म है, अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर मेकिंग द ट्रांजिशन स्टेट लाइक सुकेनेदर। ठीक है, नहीं बेटा, इट इज़ नॉट अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर तो रिवर्सिबल में है। ठीक है, तीसरा देखते हैं ग्रुप स्पेसिफिक कोवलेंट एजिंग टारगेट दिस। ग्रुप स्पेसिफिक तो है ही नहीं, क्योंकि सुसाइड वाले क्या है, मैकेनिज्म को चेंज कर रहे हैं। डी देखते हैं ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग ऑफ mRNA। ऑल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग तो इसमें हो ही नहीं है रही है, क्योंकि आइसोएंजाइम्स को डिफाइन कर रहे हैं। फिर क्या बचा, बी अ मैकेनिज्म बेस्ड, क्योंकि हमें पता है कोरिशिज्म क्या है, सुसाइड, मैकेनिज्म बेस्ड सुसाइड है। ठीक है, मैकेनिज्म चेंज हो रहा है, इरिवर्सिबल, तो आपका बी विल बी द आंसर है। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अ पेशेंट प्रेजेंट विद सस्पेक्टेड एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। एक पेशेंट में एक्यूट मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, उसके हार्ट में कोई वो आई है। विच 2 एंजाइम्स, इनमें से कौन से 2 एंजाइम्स हैं जो इंडिकेट करेंगे हाई रेलिवेंट की मार्कर की तरह की बताएंगे कि ये दिक्कत है बेटा। डायरेक्ट है बेटा, अभी पढ़ के हटे हैं, एक LDH और एक CPK2। ठीक है, LDH1 और CPK2 ये आप टिक करेंगे। एल्डोलेज अमाइलेज नहीं, SGPT तो लिवर में है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज, एसगॉट ये भी अलग से है। ठीक है, तो योर C विल बी योर आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा, और इसी के साथ हम हमारी बायोकेमिस्ट्री यूनिट को आज टाटा बाय बाय बोल रहे हैं। आई होप आपको ये यूनिट समझ आ गई होगी। मैंने अपनी तरफ से इसको बेस्ट से बेस्ट तरीके से, ईजी से ईजी तरीके से कराने की कोशिश की होगी। फिर भी आपको बेटा कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज या DM कर सकते हैं, और उसको फिर हम सॉल्व करेंगे जल्दी से। इसके बाद हमने हमारी इवोल्यूशन ख़त्म कर देनी है, हार्डली उसके भी 2-3 लेक्चर्स और लगेंगे, और फिर उसके बाद हम किसी नई यूनिट के साथ मिलेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।